वेलकम बैक। देखिए, आपने भी इब्तिदा में कहा और दुनिया जानती है, जाहिर है कि तेल हम आलमी मंडी में जो कीमतें होंगी उस पर डिपेंडेंट है, और इस वक्त एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक इम्पास को हल करने की कोशिश कर रहा है, बट खुदा न खास्ता ये मज़ीद कंटिन्यू रहता है तो पाकिस्तान के पास फिर क्या हुकूमत ने वर्कआउट किया है, हाउ आर वी गोइंग टू हैव अ प्लान बी? क्योंकि इस तरह से अगर एक तो तेल की बर वक्त तरसील, यानी कि हमारे पास इतने रिजर्व्स हैं, और दूसरा ये कि किस तरह से आप अपनी गवर्नमेंट को या अपने लोगों को कैसे आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कितना बोझ इस वक्त आम आदमी पर आ रहा है। चले, गरीब को तो इंसुलेट कर लिया सर, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब हो रही है फिर। नहीं नादिया, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि अवाम तकलीफ के अंदर है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड ऑयल शॉक। दुबई के खाम तेल की कीमत कभी $170 आज तक तारीख में नहीं गई, सही, कभी तक नहीं छुआ $170 को, जो इस वक्त गुजर रही थी इस क्राइसिस के अंदर। तो आई अंडरस्टैंड द पेन। अब जो आप बात कर रही हैं कि जी अगर ये बिगाड़ आता है इस तनाजे के अंदर तो आप क्या करेंगे, देखें देयर आर टू एलिमेंट्स टू दिस। वन इज के अवेलेबिलिटी को इंश्योर कराया जाए, उसके लिए हमने ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स एंड सारी चीजों का इंतजाम रिकॉर्ड की स्पीड के ऊपर किया है। आप देखें हिंदुस्तान के पास $600 बिलियन के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे, 60-70 दिन का ऑयल उनका स्टोरेज थी, अपनी हुकूमत की स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। उसके बावजूद वहां पे जो विजुअल्स आपके पेट्रोल पंपों के आए वो सबने देखा। पाकिस्तान ने इन सारी चीजों के बावजूद दस्तयाबी को यकीनी बनाया, और ये इसके पीछे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार है, और बुनियादी तौर पे सऊदी अरेबिया का। अब इसके बाद दूसरी बात आ गई कि ऑयल शॉक को आप किस तरह, प्राइस को किस तरह इंसुलेट कर सकते हैं। तो नादिया देखें, लिमिटेड ऑप्शंस ही किसी भी हुकूमत के पास होती है ना, वो तो ये है कि या तो आप सब्सिडाइज कर लें, जिसके लिए हुकूमत ने 50-50 60-60 अरब रुपए भी हफ्ते के अंदर इस्तेमाल किए, पर क्योंकि आपकी फिस्कल स्पेस लिमिटेड थी, आपको फिर टारगेटेड सब्सिडीज के ऊपर माइग्रेट और ट्रांजिशन करना पड़ा। अब इसके अलावा दूसरा तरीका इस बोझ को कम करने का ये है कि आप इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, जो लेवीज हैं, उनको कम कर दें, वाइल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर प्राइमरी जो डेफिसिट का या प्राइमरी सरप्लस का टारगेट। इसका मतलब ये है कि या तो अपने इखराजात को कम करें, या अपनी डेवलपमेंट को कम करें, या फिर अपनी आमदनी को, जिसके अंदर जो अमीर तबका जो टैक्सेशन की नेट में नहीं है, उनको अंदर लेके आए। तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटरवेंशंस, और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर प्रोग्राम बना रहे हैं, बट इन कंसल्टेशन विद IMF, बिकॉज इफ यू डू नॉट take the lenders on board, so the situation can deteriorate and spiral out of control. That is the only precaution that we have to take. Sir, while we completely understand कि जो मुश्किलात हैं, जाहिर है कि उसी के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, लेकिन गिला सिर्फ आप लोगों से नहीं, हर हुकूमत से रहा है कि रेवेन्यू के जो दूसरे मौके हैं उनको एक्सरसाइज करने में इतने साल लग जाते हैं, और सबसे आसान फिर ये रह जाता है कि आप लेवी बढ़ाते हैं और अपने रेवेन्यू टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा, जो आपने आखिर में बात कही ना कि हम उन तबकों को लेकर आए, उस पर ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है और फास्ट काम करने की जरूरत है। I concede on that point, नादिया। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो कि रिग्रेसिव होती है, एक गरीब आदमी अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उसके अंदर सर्व करता है एज ए परसेंटेज, तो हमें वो ट्रांजिशन करके डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाना है, और हमारी मईशत के अंदर जिस तबके का जितना हुजूम है उसको टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। एंड कलेक्टिवली दिस नंबर जो शहबाज शरीफ साहब ने 9% से उठा के 11% पे कर दिया, पर इसकी क्वालिटी और इसके क्वांटम को भी 15% तक ले जाने के लिए सूबों की मुशावरत के साथ आपको आगे और अग्रेसिव काम करना पड़ेगा। आई कैन नॉट एग्री मोर विद व्हाट यू आर सेइंग, बट टिल द टाइम वी गेट टू दैट पॉइंट, तो ये जो 70 साल का बिगाड़ है, इसका कोई हल हम जंगी सूरत हाल में तो नहीं निकाल सकते। दैट इज व्हाट आई एम प्लीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच अली परवेज मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।